ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को मोलिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी, जो एनर्जी करेंसी होती है ना, उसकी मोलिकुलर यूनिट भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं और एनर्जी यूनिट ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो यह ATP हम वैसे जब इसे याद करते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन जो इसका IUPAC नेम होता है एडिनोसिन 5 टेट्राहाइड्रोजन ट्राइफॉस्फेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 507.18 ग्राम पर मोल और डेंसिटी होती है 1.04 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये जो फैक्चुअल डाटा है ये याद रखने का है और ये गेट एग्ज़ाम में या फिर कोई भी जो MSc के लिए एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो IIT जैम होता है उन सब में ये पूछा जाता है। नीट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ATP की जो है कुछ खास बात होती है, ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है और इसकी जब हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, जो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरह से है कि अल्फा, बीटा और गामा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे जो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप और सेकंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग है, फर्स्ट और सेकंड PB1 और PB2, जो ये 2 बॉन्ड है, ये दोनों जब इनका ब्रेकडाउन होता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। PB1 और PB2 के टूटने में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन जो PB3 है अगर उसका ब्रेकडाउन जब होगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और तब क्या बनेगा, तब एडेनिन रह जाएगा अकेला ग्रुप और राइबोज शुगर जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा ATP का। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसे ध्यान से देखते हैं। देखो, ये जो है फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप अल्फा, यानी कि अल्फा यूनिट ऑफ दिस ग्रुप, और ये है बीटा यूनिट और ये है गामा यूनिट। इनके साथ जो है, इसके नाम से ही पता चलता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट और एक एडेनिन ग्रुप और साइन से राइबोज शुगर एक ग्रुप इनके साथ जो अटैच होता है, जो बाइंड करता है एडेनिन ग्रुप को, और जो फॉस्फेट ग्रुप है उनको कौन बाइंड करता है, वो करता है राइबोज। और राइबोज को हमें पता है कि ये क्या होती है, ये होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कैसे होती है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन यूनिट के साथ एक ऑक्सीजन, एक कॉर्नर पे क्या होता है OH ग्रुप और यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप, ये होती है राइबोज शुगर। और इस राइबोज शुगर के साथ जो PB3 होता है, अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ATP की जब भी किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि ATP को हम जनरेट कर लेते हैं हवा में, ये हमेशा सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है उसके प्रोसीजर के साथ ही ATP जनरेट होता है, क्योंकि जो लिविंग सेल होती है, लिविंग बॉडी होती है, उसे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो उसके साथ जब भी एरोबिक या एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन होता है तो ATP जनरेशन होती है। उसके साथ क्या होती है, ATP जनरेशन होती है। ATP के लिए क्या क्या हो सकता है, ATP के लिए ऑक्सीडेशन होता है, किसका, फैट्स का, जो भी फैट हम कंज्यूम करते हैं उनका, कार्बोहाइड्रेट्स का, अमीनो एसिड्स का, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन के बाद वो क्या होती है, वो बॉन्ड की फॉर्म में, जो बॉन्ड होते हैं ना PB बॉन्ड, इनकी फॉर्म में, जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं उनकी फॉर्म में वो जनरेट होती जाती है और अटैच होती जाती है और उससे बनता है ट्राइफॉस्फेट ATP मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज से ATP कैसे बनता है, हम ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे साइकिल पूरी, हम ग्लाइकोजेनेसिस ही नहीं, हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी पढ़ेंगे। जब पाइरूवेट से ATP बनता है, जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ATP रिलीज होते होते, तो वो होता है पाइरूवेट। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास ग्लूकोज नहीं रह गया होता बॉडी में, तो बॉडी क्या करती है, इसे बोलते हैं रिवर्स साइकिल, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो हम वो साइकिल भी पढ़ेंगे। अब जो बेसिक जो फंडा होता है कि कैसे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है,
जो अलग अलग टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका वो ब्रेक डाउन होते हैं मोनोसैकेराइड्स में और क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे हम कंज्यूम करते हैं, हमने खाना खाया तो हम कार्ब्स ही लेते हैं, तो कार्ब्स क्या करेंगे, डाइसैकेराइड होंगे जितने भी या फिर पॉलीसैकेराइड्स होंगे, वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो क्या बनाएंगे, वो ग्लूकोज बनाएंगे। और जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जैसे ग्लाइकोलिसिस जो हम बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से पायरुवेट बनने वाला जो प्रोसीजर है, या फिर क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो बॉर्डर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल वॉल होती है उस पे ये होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल पे, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल जिसे हम बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, उसके पास ये होती है। और स्टोर कहाँ होता है, एटीपी। एटीपी जाके स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कितना अच्छे तरीके से करवाना है, जो ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल जो फ्लूइड होता है, और इसके अंदर जो क्रिस्टी है, जो लेयर्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 सेल वॉल होती है, इनर वॉल एंड आउटर वॉल। तो माइटोकॉन्ड्रियल एक वॉल्ड ऑर्गेनेली है जो हमारी सेल में प्रेजेंट है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंट है वो वॉल्ड ऑर्गेनेली है। और इसे क्या बोलते हैं, ये पावर हाउस होता है, क्योंकि ग्लूकोज की जनरेशन के बाद जो भी एटीपी बनती है और क्रेब साइकिल होती है, तो वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एनर्जी रिलीज होती है और रिएक्शन के बाद ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैप होनी स्टार्ट हो जाता है जो एटीपी है। अब प्रोटीन या लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है, तो उस टाइम पे एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, सक्सिनाइल के बनता है। ये होता है क्रेब साइकिल की जो पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, और कीटो एसिड्स बनते हैं, अमोनिया रिलीज होती है, और इससे पूरी जो क्रेब साइकिल है वो चलती है। और उसके बाद क्रेब साइकिल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन, ये 3 प्रोसीजर होते हैं जो कंटिन्यू करके एटीपी जनरेशन को कंप्लीट करते हैं। पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद क्रेब साइकिल होगी, क्रेब साइकिल से क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगी। अब इसके जो सिंथेसिस के जो टाइप होते हैं, यानी कि पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सबसे पहले होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेल है वो सांस लेगी। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा इसका, सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट लेवल, अब ग्लूकोज जब बनेगा तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगी, तो सेकंड जो रिएक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शंस। जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, सेम वैसे ही वहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शंस करते हैं। तो ये सेकंड प्रोसीजर होता है, लेकिन इसे माइनर सेकंड प्रोसीजर भी कहते हैं, क्योंकि ये पायरुवेट बनने से पहले ही होता है सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शंस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। फिर क्या होता है, फिर होता है बीटा ऑक्सीडेशन और लिपिड कैटाबॉलिज्म। फिर होता है प्रोटीन बीटा ऑक्सीडेशन एंड लिपिड कैटाबॉलिज्म। लिपिड कैटाबॉलिज्म, इसके बाद होता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। और फिर होता है फोटोफोस्फोराइलेशन, जो फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसीजर होता है, जब अल्कोहल वगैरह बनते हैं, या फिर फोटोफोस्फोराइलेशन, ये होता है लास्ट प्रोसीजर। ये सारे जो मैकेनिज्म हैं, इन सब के थ्रू जो है वो एटीपी जनरेट होती है एंड फर्मेंटेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन तो एंड स्टेज है जब अल्कोहल बनना स्टार्ट होता है। अब देखो, ये 6 रिएक्शंस हैं, ठीक है। जो कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज होता है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए तो हमारी बॉडी में क्या होगा, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा ग्लूकोज का। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज क्या करता है, जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती है एटीपी की तरफ, यानी कि एटीपी जब जनरेट होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और वहाँ पे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है।
जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एटीपी जनरेट होगा जब एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम एटीपी सिंथेसिस होता है, मैक्सिमम एटीपी सिंथेसिस इसी प्रोसीजर में होता है। अब देखो इसकी दो स्टेजेस होती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में दो स्टेट आती हैं। पहली होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसे हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे कहते हैं। ये पूरा ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है। तो इसकी जो दो स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है और वहाँ क्या होता है उस पाथवे पे, वहाँ पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इस फॉस्फोराइलेशन में जो पूरा ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसीजर होता है उसमें जो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, यानी कि जब अब जो फर्स्ट वाली स्टेज चल रही है, ये अभी हम ग्लूकोज साइकिल करेंगे ना, तो ग्लाइकोलिसिस में उसमें देखना कि जब फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट होता है वो वहाँ पे जो दो एंजाइम है वो क्या करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दो बाइफर्केशन कर देंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इसको बाइफर्केशन करके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में क्या, दो चीजें होंगी यहाँ पे। एक तो बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम G3P बोल सकते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है रिवर्सिबल साइकिल है, ये दोनों चेंज कर सकते हैं और इनको यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम कर सकता है, उसका नाम होता है ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। इस एंजाइम का नाम है ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। अब ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज का काम क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है, इसे यहाँ पे जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे चलता है तो वो यही होता है कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज के साथ मिलके NAD को और यहाँ पे जो इसके पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट करके NADH में कन्वर्ट कर देना, NADH में, और एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होगा यहाँ पे। और उससे क्या बनता है, उससे बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ से बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ये नाम थोड़े अटपटे हैं, याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन एक बार अगर याद हो गए तो शायद पूरा लाइफ टाइम काम आएंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ इसे याद कर सकते हो। ग्लाइकोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है। अगर जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म की साइकिल्स हैं, प्राइमरी है ग्लाइकोलिसिस, अगर ये समझ में आ गई तो क्रेब साइकिल बहुत आसानी से समझ में आएगी। पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी सिंथेसिस का जितना प्रोसीजर है, इवन उसके बाद के जितने भी मैकेनिज्म है, चाहे कोई भी एनर्जी सिंथेसिस का मैकेनिज्म हमारी बॉडी कर रही है तो वो सब समझ में आएगा अगर ग्लाइकोलिसिस एक बार समझ में आ गई तो। उसके बाद क्या होता है, अब सेकंड जो स्टेज होती है, देखो फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट स्टेज का नाम है कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। सेकंड होती है ऑक्सीडेटिव। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनना, ये प्रोसीजर कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है और ये प्रोड्यूस करता है NADH। जो NADH है, NADH या FADH2 जो है, यहाँ से पाइरुवेट बनाता है और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पाइरुवेट बनने के बाद। और यहाँ से जो है प्रोटीन जो ग्रेडियंट
होता है। प्रोटीन ग्रेडियंट क्या होता है, जो चार्ज होते हैं उनका ग्रेडियंट बनता है किसके साथ, माइटोकॉन्ड्रियल जो बाउंड्री होती है उसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का ग्रेडियंट बनता है, और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पूल क्रिएट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन चेन को जो है अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इस प्रोसीजर के थ्रू जो कीमोस्मोसिस होता है, कीमोस्मोसिस केमिकल ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू जो एटीपी जनरेट होता है और फिर वो एटीपी कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, वो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है एनर्जी सोर्स के साथ। अब देखो, अब ग्लाइकोलिसिस ध्यान से समझना। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसको पहले ऐसे याद करना कि जो फर्स्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सेकंड स्टेप ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब ब्रेक डाउन होगा। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। एंजाइम के लिए रंग बदल लेते हैं। यहाँ पे एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अब बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी। याद रखना, पहली ही स्टेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हुए एनर्जी कंज्यूम होती है। एटीपी को लिया जाता है और एडीपी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगी। ऐसा होता है कि कितने एटीपी लिए जाते हैं और कितने एटीपी रिलीज होते हैं। फाइनली देखो, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो 2 एटीपी बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, अगर पूरी साइकिल भी ना याद रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। ठीक है, पाइरूवेट बनता है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बीच में 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 पाइरूवेट, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 बनेंगे NADH, 2 बनेंगे NADH मॉलिक्यूल। ये तीनों जो हैं ये फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल का, यानी कि ग्लूकोज का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ये बनते हैं। अब पाइरूवेट से जो है क्रैब साइकिल बनेगी, 2 एटीपी जो है अलग से यूज होंगे, स्टोर हो जाएंगे, और 2 NADH जो है वो NADPH में कन्वर्ट होंगे और FADH भी बनाएंगे। अब जो हमारा सेकंड था, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसने बनाया, हेक्सोकाइनेज ने। किसका यूटिलाइजेशन हुआ, एटीपी का, और रिलीज क्या हुआ, एडीपी। अब जो सेकंड स्टेप है ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। यहाँ से क्या हो सकता है, वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है। अब यहाँ बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज, ये थर्ड स्टेप होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ फिर से एक जो मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और इसे कन्वर्ट कौन करेगा, इसे बोलते हैं फोस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, फोस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। फोस्फोग्लूकोआइसोमेरेज ये एंजाइम, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमेरेज क्या करते हैं, आइसोमेरेज जो एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म्स है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमेरेज याद रखना, पूरा नाम अगर ना भी याद रहे तो इसे पी आइसोमेरेज से याद कर सकते हो। फोस्फोग्लूको का मतलब है ग्लूकोज का, फोस्फो क्या है, क्योंकि ग्लूकोज के साथ जो फोस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। क्या, इसने आइसोमर बना दिया, ग्लूकोज का आइसोमर कन्वर्ट कर दिया और इसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट है, फोर्थ स्टेप पे क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अब ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं है। आइसोमेरेज क्या कर सकता है, वो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो गया आइसोमर का काम। तो इसीलिए ये कौन सा, ये रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। यहाँ पे ये रिवर्सिबल स्टेप है। इससे नेक्स्ट जो स्टेप होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना, ये वन साइड है, और ये एक बार बन गया तो दोबारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बनता है। तो इसे बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये 4 स्टेप है ना, यहाँ तक इतना याद करने के बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। फर्स्ट के 4 स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट। इतना याद कर सकते हैं। यहाँ फिर से जो है एटीपी मॉलिक्यूल लिया जाता है, यानी कि कंज्यूम होता है और एडीपी रिलीज होता है। यहाँ फिर से जो है एटीपी कंज्यूम होता है और यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो होता है काइनेज। अब कौन सा काइनेज होता है? हमारे पास जो है फ्रक्टोज है, ठीक है। अब फ्रक्टोज है तो फॉस्फेट ग्रुप भी है, इसको फॉस्फेट फ्रक्टोकाइनेज लिख सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसे बोलते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसे फ्रक्टोज फोस्फेट काइनेज लिख सकते हो याद रखने के लिए कि ये जो एंजाइम यहाँ पे काइनेज एंजाइम आएगा जो इसको कन्वर्ट करेगा बिसफॉस्फेट में, ठीक है। ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप। इसके बाद जो स्टेप होता है यहाँ पे इसको बाइफर्केशन होता है, इसकी दो चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। क्या क्या? जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, यहाँ पे एक बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। क्या बनेगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। यहाँ पे दो चीज़ें बनेगी, ये अलग से याद कर सकते हो इतने स्टेप को। अब यहाँ पे इसके बाद जो स्टेप स्टार्ट होंगे उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। यहाँ पे दो चीज़ें बनेगी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, दूसरा यहाँ पे बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट। अब जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट बना है, याद रखना ये दोनों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम आ जाता है। एंजाइम के लिए अलग से रंग लेते हैं। यहाँ पे आता है ट्राईफॉस्फेट आइसोमेरेज। यहाँ पे ये जो ट्राईफॉस्फेट आइसोमेरेज है ये एंजाइम आता है और ये इनको इंटरचेंज करवा सकता है। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम होगा जो इनको इसकी बाइफर्केशन करवाता है? तो उस एंजाइम का नाम होता है एल्डोलेज। ग्लिसरैल्डिहाइड जब बनता है वो एंजाइम बनाता है यहाँ पे, ये होता है एल्डोलेज। जब यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम होता है तो वो क्या करता है? वो ग्लिसरैल्डिहाइड बनवाता है। एल्डोलेज क्या बनवाते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। अब क्या होता है? अब जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट है, अब देखो साइकिल कहाँ आती है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट बन तो जाता है, वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर भी रिवर्सिबल है, याद रखना ये प्रोसीजर जो है रिवर्सिबल है। एल्डोलेज एंजाइम वापस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट बन सकता है। ये रिवर्सिबल भी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर क्या है? रिवर्सिबल है। ये तीनों के तीनों रिवर्सिबल प्रोसीजर है, यानी कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसीजर है। अब क्या होता है? अब ग्लिसरैल्डिहाइड जो 3 फोस्फेट है, यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट से बनता है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट से क्या बनता है? 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। 1,3 जो बिस फोस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे इस जगह पे इसे कन्वर्ट करने में किस एंजाइम का आती है? ये भी रिवर्सिबल प्रोसीजर है। देखो इरिवर्सिबल, यहाँ पे 2 ही स्टेज आती हैं, 2 या 3 स्टेज ही हैं जो इरिवर्सिबल है। एक तो फर्स्ट जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है, या फिर जो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बनता है। फिर उसके बाद सब के सब प्रोसीजर जो है वो रिवर्सिबल है। इसके बाद क्या होगा? जो बिस फोस्फेट ये फोस्फोग्लिसरेट बना है, यहाँ पे इस पूरी साइकिल में 3 एल्डिहाइड फोस्फेट से और बिस फोस्फोग्लिसरेट बनने तक इसके बीच में एक होता है यहाँ पे एंजाइम। एंजाइम याद रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट। एंजाइम भूल गए तो फिर तो साइकिल ही नहीं है किसी काम की। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है, देखो ये ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, तो जाहिर सी बात है कोई एंजाइम होगा जिसका नाम ग्लिसरैल्डिहाइड होगा। जैसे जो यहाँ पे फोस्फेट है वो फोस्फो है, चाहे वो फ्रक्टोज हो ग्लूकोज हो, तो सीधी बात है एंजाइम के नाम में ग्लिसरैल्डिहाइड जरूर होगा, ठीक है। और ये 3 फोस्फेट भी है, ठीक है। लेकिन बिस बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम जो आएगा वो आएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सेम का सेम यही नाम, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट सेम, लेकिन इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा। इसे क्या कौन सा एंजाइम होगा? डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है इस पूरी घटना को अंजाम देगा, यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट से वो 1,3 बिस फोस्फेट फोस्फोग्लिसरेट बना देगा। और यहाँ एक और प्रोसीजर चलेगा साइड बाय साइड। क्या होगा? ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है ना, इसमें क्या होगा?
जो हमारे पास जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, अब ये यहाँ से सबस्ट्रेट लेवल है, मैं कलर दूसरा लेती हूँ। ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरी रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है। जो दो प्रोसीजर होते हैं ना एटीपी जनरेशन के, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन, तो ये सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है। अब इस सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन का, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंज्यूम करेगा ये, यहाँ लिया जाएगा दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, दो मॉलिक्यूल्स NAD प्लस यहाँ पे आएंगे फॉस्फेट ग्रुप, दो फॉस्फेट ग्रुप, और उनको कंज्यूम करके जो चीज़ बनेगी, इनको कंज्यूम करके क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे 2 NADH, 2 NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस, ये बनेगा इसी स्टेज पे। इसको याद करने का यही तरीका है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है उसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उससे उस प्रोसीजर के साथ क्या होने लगता है, उस प्रोसीजर के साथ 2 NADA के मॉलिक्यूल जो है वो 2 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी शामिल हैं। यहाँ पे ही सिर्फ 2 NADH निकलते हैं और इसीलिए इसे सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास बन गया है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, हमारा एक और प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट को फिर से एक रिवर्सिबल साइकिल स्टार्ट होती है, यहाँ रिवर्सिबल साइकिल स्टार्ट होती है और एंजाइम प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ बनता है फॉस्फोग्लिसरेट। अब बिस नहीं रहेगा, अब सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये अभी भी सबस्ट्रेट लेवल का ही पार्ट है। ये रिएक्शन कौन सी है, ये सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन ही है, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब बनेगा तो उसके बीच में एंजाइम कौन सा आएगा, भाई बिना एंजाइम के तो रिएक्शन होगी नहीं, तो उस एंजाइम का नाम होता है फॉस्फेट काइनेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, या फॉस्फोकाइनेज बोलो या फॉस्फेट काइनेज, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फेट काइनेज, ठीक है। बनेगा क्या यहाँ पे जो टू ADP जो है वो यूटिलाइज होंगे और यहाँ पहली बार 2 ATP बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 ATP। यहाँ बनते हैं वो 2 ATP हमारे जो बाहर निकलते हैं मॉलिक्यूल्स 3-बिस-फॉस्फो से फॉस्फोग्लिसरेट बनने में। यहाँ तक ये जो पूरी साइकिल है इसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन, इसे कहते हैं हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट से, इसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन। यहाँ तक ये सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है। अब फिर चलते हैं, अब हमारी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन जो है सेकंड, जिसे फॉस्फोराइलेशन हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगी। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेज, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो, अब आसान है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया और 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनते ही हमारा पाइरुवेट बन जाएगा फाइनल स्टेज पे। ये भी रिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसको इस तरफ तीर का निशान इस पे लगाते हैं। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। क्या बोलते हैं इस एंजाइम को, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है उसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, इस एंजाइम का नाम है ये, ठीक है। अब इससे जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, म्यूटेज ने इसे बना दिया, यहाँ कोई प्रोडक्ट ऐसा रिलीज नहीं होता, सिर्फ ये कन्वर्ट होता है। अब जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है तो वाटर रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये एग्जाम में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कि कौन सी स्टेज होती है, इनमें से क्या बनते हुए जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो याद रखना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब बनता है तो वाटर रिलीज होता है, फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब बनता है तो वाटर रिलीज होता है। और इस जगह पे जो एंजाइम होता है, यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम होता है इनोलेज। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे, इनोलेज,
इस एंजाइम का नाम होता है इनोलेज। अब फोस्फोइनोल पाइरुवेट से जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बनेगा, ये बनेगा पाइरुवेट। अब हमारा बन गया है पाइरुवेट। अब पाइरुवेट जब बनेगा, ये लास्ट स्टेज है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट से, इसे बोलेंगे पाइरुवेट काइनेज। ये एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज। और पाइरुवेट काइनेज के साथ ये इतना जो प्रोसीजर होता है पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनने वाला, ये फिर से जो है इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है बाकियों की तरह। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 ADP जो है वो लिए जाएंगे और 2 ATP रिलीज होंगे। अब देखो तुम्हें लगेगा कि ये तो 4 ATP हो गए, 2 ATP तो अभी रिलीज हुए थे, है ना। हमने इसमें देखा था कि 1,3-bis फोस्फोग्लिसरेट बना और उसके बाद जो है 3-phosphoglycerate बना, तो वहां पे भी 2 ADP। लेकिन ये मत भूलना कि 2 ATP और ADP जो है, ग्लूकोज ने जब ग्लूकोज से 6-phosphate बना वहां पे 1 ATP कंज्यूम कर लिया था, और फ्रक्टोज 6-phosphate से जब फ्रक्टोज 1,6-bis phosphate बना 1 ATP वहां कंज्यूम हो गया था। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, रिलीज तो हुए हैं 4 ATP लेकिन 2 ATP कंज्यूम तो किए। अब 2 ATP अगर कंज्यूम कर लिए तो ओवरऑल जो बैलेंस होके आएगा, तो हमारे पास कितने ATP बचेंगे, हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2 ATP। और यहाँ पे पाइरुवेट बनने के बाद ही खत्म होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट कर देता है 1 ATP कंज्यूम करके। ग्लूकोज 6-phosphate जो है उसको फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज जो है वो क्या करता है, फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट कर देगा। फ्रक्टोज 6-phosphate से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6-bis phosphate बनेगा। फ्रक्टोज 1,6-bis phosphate को एल्डोलेज एंजाइम 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइफर्केशन कर देगा, और वहां पे बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate इंटरचेंज कर सकते हैं किसकी मदद से, ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate जो है वो क्या करता है, उससे बनेगा 1,3-bis फोस्फोग्लिसरेट, और ये यहाँ से जो है सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हेल्प कौन सा एंजाइम करेगा बिस फॉस्फेट बनाने में, उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज। बिस फॉस्फेट से क्या बनेगा, बिस फॉस्फेट से 2 ATP रिलीज भी होंगे, और यहाँ पे जो फोस्फेट काइनेज एंजाइम है वो बना देगा 3-phosphoglycerate। 3-phosphoglycerate से फोस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम जो है 2-phosphoglycerate बना देगा। यहाँ तक आते आते हमारी जो सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगी, और अब स्टार्ट होती है हमारी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। 2-phosphoglycerate को इनोलेज, ये है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो रिएक्शन है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 2-phosphoglycerate को इनोलेज एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हुए फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट काइनेज की मदद से ATP मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना देगा। यहाँ पे बनेंगे 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स, 2 NADH। NADH कहाँ बने हैं, 2 NADH मॉलिक्यूल जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate से 1,3-phosphoglycerate बना था वहां पे बनते हैं 2 NADH मॉलिक्यूल, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, 2 ATP हमें मिल जाते हैं। ऐसा एग्जाम में बहुत बार आता है कि कितने ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो कितने ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। कितने पाइरुवेट बनते हैं, 2 पाइरुवेट बनते हैं। और कितने NADH रिलीज होते हैं, तो 2 NADH मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब इनके एंजाइम्स को एक बार याद करके ऐसे याद कर सकते हो, जितनी रिएक्शन है उसके साथ एंजाइम भी तो है। तो सबसे पहला एंजाइम जो यहाँ होता है उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। सबसे पहला एंजाइम क्या है, हेक्सोकाइनेज। क्या करता है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करता है। दूसरा एंजाइम क्या आता है, दूसरा एंजाइम होता है फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। सेकंड एंजाइम है फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज क्या करता है, ये ग्लूकोज 6-phosphate को फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट करता है। थर्ड एंजाइम कौन सा आता है, तीसरा एंजाइम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज।
फ्रक्टोकाइनेज। ये क्या करता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फोर्थ एंजाइम होता है यहाँ पे एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करता है, एल्डोलेज कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिफ्थ एंजाइम क्या होता है, फिफ्थ एंजाइम क्या करता है, फिफ्थ एंजाइम होता है ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। इसको हम फोर्थ के साथ यहाँ लिख सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, ये रिएक्शन के साथ होता है लेकिन इन बिटवीन द रिएक्शन ये काम करता है। तो हमारा फिफ्थ एंजाइम अब यहाँ क्या होता है, क्या करता है, ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इनको एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकता है। ये आइसोमेरेज ही है और आइसोमर बनाता है। आइसोमर क्या करते हैं, एक दूसरे की फॉर्म में इंटरचेंज करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। अब जो फिफ्थ एंजाइम होता है यहाँ पे उसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, ये करता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बदल देता है। हमारा सिक्स्थ एंजाइम जो इस चीज में है उसका नाम है फॉस्फेट काइनेज। फॉस्फेट काइनेज क्या करेगा, फॉस्फेट काइनेज जो है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। इसका नाम है फॉस्फेट काइनेज। नेक्स्ट एंजाइम हमारा क्या है, फॉस्फेट काइनेज के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। हमारा 8th एंजाइम यहाँ होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है इनोलेज। उस एंजाइम का नाम है इनोलेज। और हमारा लास्ट एंजाइम जो होता है जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है पाइरुवेट में और उस एंजाइम का नाम होता है पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके इसे देख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बिना लिखे, बार बार लिखे बिना ये याद नहीं होती है। जो एंजाइम है इनके नाम याद करना कि कौन सा एंजाइम किसे कन्वर्ट करता है और कैसे करता है। धन्यवाद। आगे वाले लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।